हो मेरे भाई? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका क्लास 11 बायोलॉजी का एक नए चैप्टर के साथ, एनिमल किंगडम। इससे पहले हम लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम फिनिश कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट ये आपका। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपना एनिमल किंगडम चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, पहले बात की समझ लेते थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। एनिमल के बारे में हम पढ़ेंगे और एनिमल के फाइलम, एनिमल का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, और एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक जो कि है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं के बेसिस में कैसे हम लोग ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया है इन दिस किंगडम, एनिमल किंगडम, और उसी के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम एनिमल्स को फाइलम में डिवाइड करेंगे, जैसे कि प्लांट किंगडम में हम लोग ने प्लांट्स को डिवीजन में क्लासिफाई किया था, वैसे ही यहाँ पर एनिमल को हम लोग फाइलम में डिवाइड करने वाले हैं। इसमें फाइलम में यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं और हमें पता है एनिमल्स आर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेराइटीज दिखेगी, कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी एज कम्पेयर टू फंजाई, जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, मोन्ड्रा, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स। ठीक है, और मेन फीचर एनिमल किंगडम में एनिमल्स का क्या होता है, दे डू नॉट हैव सेल। ठीक है, इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। चले हम आगे, चलिए अब आगे। ये हमारा बेसिक था, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर व्हेन यू लुक अराउंड you will observe different animals with different structures and form। तो जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं, हर एनिमल्स का एक अलग अपना स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर्स का मतलब मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, हर एनिमल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उनका एक अलग फॉर्म होता है। अगर आप डॉग रखोगे, कैट रखोगे सामने, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, क्यों? क्योंकि उन दोनों के स्ट्रक्चर और फॉर्म अलग अलग है। बिल्ली और चाहे आप शेर को भी सामने रख दो, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये आपका कैट है और ये लायन है। ठीक है, तो हर एनिमल्स का अलग अलग अपना एक स्ट्रक्चर होता है और फॉर्म होता है। हम ह्यूमंस की तरह नहीं कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स तो है। ठीक है, एनाटॉमी एकदम सिमिलर है हम ह्यूमंस की। ठीक है, और बाहरी स्ट्रक्चर्स भी सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, एनाटॉमी थोड़ा बहुत सेम है। ठीक है, बट मॉर्फोलॉजिकली वो बहुत ही डिसिमिलर होते हैं और उनकी एनाटॉमी बहुत अलग अलग होती है, हर एनिमल्स का अलग अलग एनाटॉमी। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे हम। और has over a million of species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important। तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज है हमारे इस वर्ल्ड में एनिमल्स की, तो क्या नीड पड़ी और क्या ज़रूरत पड़ा हमें क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, और द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। अब एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था, हम लोग ने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से उनको अरेंज किया हम लोग ने, और क्लासिफिकेशन उस चीज़ को हेल्प करता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में और असाइन करने में उनका एक पोजीशन ऑफ डिस्क्राइब स्पीसीज। मतलब जो नए स्पीसीज आते जाएंगे, हम उसी हिसाब से उनको उस फाइलम में प्लेस करते जाएंगे, इसीलिए हम लोग ने इसको पूरा क्लासीफाई किया। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस बेसिस में हम लोग ने एनिमल्स को क्लासीफाई किया एनिमल किंगडम के अंदर। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory and reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed। अब इसको समझते हैं क्या यहाँ पे ये बोल रहा है कि भले ही इनका स्ट्रक्चर और फॉर्म डिफरेंट हो एनिमल्स का, बट
कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कि कॉमन है बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, जो कि आपका है पहला अरेंजमेंट ऑफ सेल। ठीक है, पहला क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके। अरेंजमेंट ऑफ सेल का मतलब क्या हो जाएगा? सेलुलर लेवल पे है, ठीक है, सेलुलर है या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इनका, ठीक है, कि बॉडी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे है या फिर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे है, या फिर इनके पास ऑर्गन है, या फिर इनके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड है, बट इनके पास कोई ऐसा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म लेवल पे है। ठीक, तो ये इनका क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ सेल हो जाएगा। फिर आता है आपका बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री से क्या मतलब है इनका? बॉडी आपकी सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है, मतलब अगर आप बॉडी को हम काटेंगे तो सिमेट्री कैसी आएगी? ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है आपकी बॉडी तो किस टाइप की सिमेट्री है? दो टाइप की सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, एक रेडियल सिमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और क्या देखना है हमें? उनकी बॉडी अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। इनमें से कौन से फाइलम में कौन से ऑर्गेनिज्म में ऐसा है। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ सिलोम। तो सिलोम के बारे में पढ़ेंगे, टाइप की बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एसिलोमेटिक बॉडी है या फिर सिलोमेटिक बॉडी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आता है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट। तो ये सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब कॉमन फीचर्स है, ठीक है, इन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे क्या है? आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, सब पे कॉमन है। ठीक है, सबके अंदर आपको अरेंजमेंट ऑफ सेल मिलेगा, सबके अंदर सिमेट्री देखने को मिलेगी, और इसको नहीं देखने को मिलेगा उसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे वहाँ पे। सिलोमेटिक बॉडी, एसिलोमेटिक बॉडी, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है आपका? ओपन है या फिर क्लोज है? ठीक है, ओपन या फिर क्लोज। ओपन क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओपन का मतलब है उनके पास क्या कोई वेसल्स मौजूद हैं ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए या नहीं है? अगर नहीं है तो ओपन हो जाएंगे वो, और क्लोज में वेसल्स दिए जा होते हैं, कैपिलरीज हो गया, वेन्स हो गए, आर्टलरीज हो गई, ठीक है, आर्टरीज हो गई, सॉरी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? ब्लड को ट्रांसफर करने में हार्ट से मदद करते हैं टू द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं क्लासीफाई। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप क्या बोलोगे भैया? इसमें सेक्सुअली करते हैं ना सारे एनिमल्स, हाँ, बट उनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का थोड़ा सा झोल होता है। झोल का मतलब वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इनका इंटरनल हो रहा है, वो भी देखेंगे हम, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। और अगर इंटरनल एक्सटर्नल है तो वो क्या वीवी पैरस है? ठीक है, वी पैरस है, या फिर ओवी पैरस। वी पैरस मतलब डायरेक्ट यंग वंस को जन्म दे रही हैं, या फिर वो ओवी पैरस मतलब एग ले कर रही है। ठीक है, तो ये बात होती है। तो आई थिंक आई एम क्लियर है कि ये सारी चीज़ें क्यों कॉमन है, और उनके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देख कर फिर क्लासीफाई करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, पहला हम लोग चालू करने वाले हैं अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल, ठीक है, सेल मिलके क्या बनाते हैं हम लोग के? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देगा? एक ऑर्गेनिज्म। तो हम उसी को यहाँ पर देखने वाले। जब इवोल्यूशन चालू हुआ था तो पहले ही किसी ऑर्गेनिज्म के पास डायरेक्ट वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं आया था, सेलुलर लेवल से हम लोग ऊपर उठे हैं। सेलुलर का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, एनिमल आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, एनिमल क्या है आपका? मेंबर जितने भी आएंगे एनिमल किंगडम के अंदर सारे मल्टी सेलुलर है। सेलुलर बोलने का ये मतलब है कि उनका अरेंजमेंट जो बॉडी का है वो सेल से हुआ है, बट वो सेल कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, सेल आर लूजली एग्रीगेट। ठीक है, लूज सेल एग्रीगेट है यहाँ पर। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? स्पॉन्जेस में। स्पॉन्जेस कहाँ देखने को मिलेगा आपको? फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, फाइलम
पॉरीफेरा में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, ऑल देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल। सारे एनिमल्स आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स को या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशन सेल के पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जिबिट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको स्पॉन्जेस का, जहाँ पर लूज सेल एग्रीगेट देखने को मिलेगा और ये क्या कर रहे हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोकेस कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे आपका सम डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर आपका किस कौन से लेवल पे होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब जो एक्टिविटी कर रहा है सेल, वो सबको एक एक निर्धारित है, मतलब जितने भी सेल हैं सबका एक ना एक कोई वर्क है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर बोल रहे हैं। और वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेलुलर लेवल पे देखने को मिलेगा। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही होता है। आपके मान लीजिए आपके मस्कुलर सेल्स, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू है, वो मस्कुलर सेल से मिलकर बने हैं। उन सेल का अपना एक स्पेसिफिक काम होगा। किडनी में लोकेटेड सेल का अपना एक स्पेसिफिक काम होगा। ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, उनका एक अलग स्पेसिफिक काम है। तो सेलुलर लेवल पे हम लोग का डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात, ये हो गई हमारी सेलुलर लेवल। उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे हमें कहाँ क्या देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी एक फाइलम है। तो द अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब सेलुलर लेवल से हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो सेलुलर लेवल से टिश्यू लेवल पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है और सेल्स थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। जो भी सेल्स आपके सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो अरेंज होकर एक टिश्यू का फॉर्म ले लेते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। जो आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, जो आपको देखने को मिलेगा सिलेंट्रेट्स के अंदर, यहाँ पर हम मार्क करते हुए चलेंगे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा हमें, सिलेंट्रेट्स के अंदर। सेलुलर लेवल कहाँ देखने को मिलेगा, पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस के अंदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, जो कि एग्जिबिट करते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला। अदर हायर फाइला मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस के आगे जितने भी फाइलम्स हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, ये बात हो जाएगी। हाँ, phyla are tissue are grouped together to form organs, each specialized for particular function। वो क्या होंगे, each आपके क्या होंगे, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, organs have associated to form fully functional system। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ऑर्गन्स आर अरेंज इन द फंक्शनल सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर वो अरेंज हो जाएंगे जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, ये सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। ई सिस्टम कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हर एक सिस्टम का अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। जैसे कि हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम क्या है, फूड को पचाना और उसको आगे प्रोसेस करके भेजना। फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम है, हार्ट को, ब्लड को पंप करते रहना। ठीक है, वैसे ही हर एक सिस्टम का अलग एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, मतलब पूरे बॉडी को चलाए रखने के लिए एक फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। और इसी लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट ग्रुप्स एनिमल्स एक्सिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या बोला गया है, इसी कारण डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में हमें कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती है और उनके पैटर्न्स अलग अलग वेरियस पैटर्न देखने को मिलती है कॉम्प्लेक्सिटीज में। सबका सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम अलग अलग टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। जैसे कि मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, वो कैसा है, आपका सिंगल ओपनिंग है उसमें। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व बोथ माउथ एंड आइज। सिंगल ओपनिंग है जहाँ से एक्सक्रीशन भी होता है, जहाँ से वो खाते भी। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है कि नहीं है, जरूर है।
एंड हेंस दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए हम लोग ने इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला इसको, क्योंकि एक ही ओपनिंग से आपका एक्सक्रीशन भी हो रहा है और डाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये बात है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस अलग अलग होगा। और सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप्स के हैं आपके, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ओपन टाइप का सिस्टम जहाँ पर जो ब्लड है वो पंप होगा आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। जितने भी सेल्स और टिश्यू होंगे वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर बाथिंग कर रहे होंगे, नहा रहे होंगे मस्त एकदम। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके हार्ट ओपन टाइप का है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है हार्ट को पर्टिकुलर सेल और पर्टिकुलर टिश्यू तक पहुंचाने के लिए। इसलिए टिश्यू और सेल डुबकी मार लेते हैं भैया हार्ट के समंदर, ब्लड के समंदर। ठीक है, क्लोज टाइप में क्या होता है कि सर्कुलेटेड होता है पूरा आपका ब्लड। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह वेसल्स के थ्रू जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। और ये ब्लड वेसल्स आपके थोड़े से डायमीटर वाइज थोड़ा सा आपका क्या रहता है, अलग रहता है। मैं बता दूं आपको, जो आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं और कैपिलरीज, सब में आपका क्या देख डिफरेंस है? डायामीटर इन सबका वेरिंग। ठीक है, डायामीटर क्या है? वेरिंग, मतलब अलग अलग आपको डायमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आर्टरीज का क्या होता है? आर्टरीज का ल्यूमेन थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, ल्यूमेन थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है, और बाकी ल्यूमेन फिर थिकनेस होता है बट पतली होती है। ठीक है, नैरो होता है पर थिक होता है। और फिर वेन्स थोड़ी ब्रॉड होती है और ल्यूमेन थोड़ा थिन होता है। ठीक है, थिन ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन कैसा होता है आपका? थिन ल्यूमेन होता है और इसमें नैरो होता है, शॉर्ट की जगह नैरो कर लीजिए। ठीक है, कैपिलरीज में आपका बहुत ही पतला होता है। ठीक है, और वो आपके बॉडी ऑर्गन्स के साथ ही चलता रहता है, वेन्स और कैपिलरीज, और ब्लड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये बात इसको हम लोग पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर। जब वो चालू होगा तब वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त। ठीक है, ये लेक्चर हम करते हैं यहीं पर समाप्त। और अगले लेक्चर के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिमेट्री, और फिर हम लोग टर्मिनल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सिलोन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे अपने फाइलम्स। ठीक है, पहले हम ये कॉमन फीचर्स के बारे में जान लेंगे, फिर हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हमें अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। और अगर आपको वीडियोस और लेक्चर्स हमारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वी आर वेरी क्लोज टू आर 20,000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, टारगेट। और 20,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम लोग ने बहुत कुछ अच्छा प्लान किया है, वो आप लोग के लिए लेकर आएंगे इन द शॉर्ट फीड्स। ठीक है, वही बोरिंग से शॉर्ट्स देख देख कर आप लोग भी पागल हो गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग नए शॉर्ट्स, नए कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। नया तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ यूनिक सेल में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सरप्राइज़ है। और जल्दी से करवा दो भाई 20,000 सब्सक्राइबर्स। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।